हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अपने वादे के मुताबिक हम आज के इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 MCQ जो बेस्ड होंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आज का हमारा कंटेंट रहेगा, आज के जो हमारे MCQ रहेंगे ये गाइज आपको करने हैं। और आपको मैं बता दूं, इन्हीं MCQ में से हिमाचल प्रदेश के टेट और खासकर TGT कमीशन जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी रिसेंटली जो 2020 में हुए वो क्वेश्चन भी इसमें हमने लिए हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। गाइज आप यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर है इस पर कंफ्यूज ना हो, बिकॉज आपके लिए हमने जो है ये रेंडमली और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चूज़ करके लाए हैं, जो हिमाचल प्रदेश टेट और TGT के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप प्लीज़ कृपा करके जो है इन क्वेश्चन नंबरों से कंफ्यूज ना हो। तो गाइज आपसे पूछा है यहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स है, आपको हमने अपने लेक्चर में बताया था कि दो तरह के नोड्स होते हैं, एक एंगुलर नोड्स होते हैं, एक रेडियल नोड्स होते हैं। जो रेडियल नोड्स होते हैं गाइज, उसका मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। उसका फार्मूला होता है, अगर आपको लर्न है तो n-l-1। जब आप इस फार्मूले को लगाते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इस फार्मूले को लगाने पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ऑर्बिटल पूछा है, किस ऑर्बिटल का पूछा है, 3p ऑर्बिटल का। आप जानते हैं कि n जो वो किसी भी ऑर्बिटल में जो नंबर होता है उसको हम n लेते हैं। यहाँ 3p में हम n की वैल्यू 3 लेंगे, माइनस L के लिए गाइज मैंने आपको बताया है कि S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है। तो यहाँ पे P है तो यहाँ पे ऑब्वियस इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। उसी तरह से तो -1 तो फॉर्मूले पे है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस प्लस -2, तो यहाँ से 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो गाइज आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा D ऑप्शन। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर गाइज आप अभी तक न्यू है तो प्लीज़ यार हमारी प्रीवियस वीडियो को देख ले एटॉमिक स्ट्रक्चर को, तब आपको ये चीज़ें और क्लियर होने वाली है। गाइज ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, जो रेडियल और नोड्स की जो ये क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है। हो सकता है कि 3p की जगह कुछ और आए, 5s आए, 6p आए, कुछ भी इस तरह का आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही आएगा एग्जाम में। रेडियल नोड्स आएगा, या अगला क्वेश्चन जो हमारा एंगुलर नोड्स आएगा, मतलब कोई नोड्स आपसे पूछा होगा। और आपको मैंने बताया कि कई बार इस तरह से बात कि नोड्स क्या चीज़ होती है। तो नोड्स एक ऐसा रीजन होता है गाइस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, जहाँ एटलीस्ट मतलब जहाँ पे 0 समथिंग, या जिसको ऐसे ही बोल सकते हैं आप, 1% चांस हो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का, तो वो वाला जो रीजन होता है, वो जगह होती है, उसको नोड्स कहते हैं। फिलहाल आपको इतना डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, आपको सिंपली आना चाहिए कि रेडियल नोड्स या एंगुलर नोड्स आप फाइंड आउट कैसे करते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन गाइज ये आया हुआ 2018 के TGT नॉन मेडिकल के एग्जाम में और 2019 मेडिकल के एग्जाम में इसी तरह का सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज। गाइस यहाँ पे एंगुलर नोड्स पूछा है। मैंने आपको बताया था कि जब एंगुलर नोड्स पूछे तो आपने सिंपल उसकी L की वैल्यू देखनी, जो L की वैल्यू होगी वही उसका एंगुलर नोड्स होगा। तो यहाँ पे 4D है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है और D के लिए 2 होती है। तो सिंपली यहाँ पे 4D दिया है, तो 4D दिया तो D के लिए 2 होगी इसकी वैल्यू, तो L की वैल्यू 2 आ गई, तो सीधा एंगुलर नोड्स कितना आ गया, 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। गाइस अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ यार आप हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर ले, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स ऑफ और ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइज ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इन चार में से जो नीचे दिया है, चारों ये प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, मतलब सिद्धांत है ये, इनमें से किस प्रिंसिपल की वजह से मतलब ये बताया गया कि जो डेफिनेट पाथ्स होता है इलेक्ट्रॉन का, ट्रैजेक्टरी होती है, मतलब कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जो डेफिनेट पाथ होता है। इनमें से, इन चार में से कौन सा वो प्रिंसिपल है जिसने इसको डिनाई किया था, अर्थात जिसने इसको रिजेक्ट किया था, इस चीज़ को रूल आउट किया था मतलब। तो उनमें से गाइज आपको पता है, मैं सबसे पहले आपको चारों जो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑप्शन दिए हैं इनको आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट यहाँ पे है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आप जानते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। आपको हमने ये पिछली चीज़ में भी बताया था कि जो कोई भी इस तरह का जो एटम होता है, या उसमें जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास गाइज, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, अर्थात उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। उनमें अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है भी तो चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। जैसे एक का प्लस हाफ होगा स्पिन, एंगुलर स्पिन, एक का माइनस हाफ होगा। उसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पर
थर्ड ऑप्शन जो है गाइस ये हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप जानते हैं हुंस रूल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इन सब शेल आर पेयर्ड हाफ फिल्ड विद ऑपोजिट स्पिन। उन्होंने बताया था कि जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो वो पहले किस तरह से फिलअप होंगे, पहले वो इस तरह से हाफ फील्ड फिलअप होंगे, उसके बाद अगर ऑर्बिटल कंप्लीट हो रहा है हाफ फील्ड है तो उसके बाद वो अपोजिट स्पिन के साथ पेयर होते हैं। तो ये भी इसके संबंधित नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे हैं, हुंस रूल ऑफ अफबाऊ प्रिंसिपल। गाइस अफबाऊ प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफबाऊ प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कवर की गई थी। हमने पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इन्होंने जो रूल दिया था एक N+L रूल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर हम किसी भी दो ऑर्बिटल की एनर्जी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल की ज़्यादा एनर्जी है, किस ऑर्बिटल की कम एनर्जी है, उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी आने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अफबाऊ प्रिंसिपल है, अफबाऊ प्रिंसिपल ने ये N+L रूल दिया था, जिससे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सब शेल के बारे में पता चलता है। मतलब सिंपल साधारण भाषा में आप ऐसा देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है, यही वो प्रिंसिपल है जिसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था। गाइज हमने पिछले कल जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसमें भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताया था, जब डी ब्रॉगली ने ये चीज़ बताई कि जो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर दर्शाता है। तो उसी के बाद हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। जो हिजनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गाइज ये चीज़ बताई कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वो एक ऐसे डेफिनेट पाथ में नहीं घूम सकता। तो वो कैसे घूमेगा, वो इस तरह से घूमेगा, अर्थात एक वेव की तरह घूमेगा। इसकी वजह से गाइज क्या हुआ कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एक धारणा थी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में या एक फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, वो उसका विखंडन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि हम जो है कुछ ज़्यादा ही डीप जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डीप जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ऊपर ऊपर से अगर आप इसके आंसर देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जब तक टीजीटी का एग्ज़ाम या टेट का एग्ज़ाम हो तब तक आप बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर आप डीप कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो आप कभी भी जो आपके मेमोरी से फॉरगेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद थर्ड शेल विल बी। गाइज मैंने आपको पिछले कल दो फॉर्मूले बताए थे। जब भी आपसे पूछा होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप दो तरह से आपसे पूछा होगा, या तो आपसे बोला कि शेल या आप बोला होगा सब शेल। आप प्लीज़ ढंग से समझिए इस चीज़ को, क्योंकि बार बार कंफ्यूज कर लेती है। अगर बोला होगा इसकी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद, जो अब यहाँ पे तो थर्ड शेल बोला ना, कोई भी शेल पूछा सकता है आपसे। अगर बोला कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, तब लगेगा फॉर्मूला n²। ओके, अगर बोला होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, सब शेल के लिए लगेगा फॉर्मूला 2l+1, 2l+1। तो गाइज आप जानते हैं कि जो n है, n हमें क्या बताता था, वो बताता था शेल नंबर। अगर आपको याद होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट ये क्वांटम नंबर था जो बताता था शेल नंबर। तो सिंपल है, इसमें n वाला फॉर्मूला लगाया, अपने कन्फ्यूजन नहीं होना। तो शेल पूछा है तो n वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये शेल नंबर बताता है। अगर आपसे सब शेल पूछा हो, क्योंकि सब शेल कभी कई बार पूछता है एग्जाम में, पूछ चुका है ये गाइस टीजीटी के एग्जाम में, आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। तो फॉर्मूला लगेगा 2l+1। क्यों लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एल है, एल क्या बताता है, एल बताता है सब शेल को कि टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं। तो ये फॉर्मूला लगेगा, सिंपल n² लगेगा। तो यहाँ पे थर्ड शेल का पूछा है तो थर्ड मतलब 3 का स्क्वायर करना है, तो सीधे 3 का स्क्वायर कितना दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन या अपॉन, कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो नीचे में से किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज आपको पता है जो एल क्वांटम नंबर है, एल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसी को ही हम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। तो जाहिर सी बात है कि जो एल है, एल का संबंध कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम से, हमने पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द पेयर ऑफ आइंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज। गाइज ये क्वेश्चन है ना, या इस तरह के जो और क्वेश्चन भी होंगे आगे आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के हिसाब से, टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन तो खैर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मेडिकल में ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइज, और नॉन मेडिकल में भी आई थिंक आया, मेडिकल में तो खैर आया ही हुआ है। ये क्वेश्चन वो रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कोई दो एलिमेंट्स आपने बताने हैं, आइंस है सॉरी, यहाँ आइंस आपने बताने जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर बी है, इसकी जो दो एलिमेंट दिए है, जो इनके आइंस है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है। कैसे हैं गाइज, आप जानते हैं कि जो आयरन है, आयरन की जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, जो एटॉमिक नंबर होता है आयरन का वो 26 होता है, 26 में 3 पॉजिटिव लगा, तो अर्थात इसने 3, जब गाइज प्लस में चार्ज होता है तो उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं। अगर नेगेटिव में होता है, जैसे मान लीजिए Cl नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन किया है, अर्थात लिया हुआ है।
तो उसी के बेस्ड पर आप देखेंगे जो आयरन है, आयरन का 26 होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि 3 इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ये कितना बचा इसके पास 23 इसके पास बचा जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। उस तरह जो मैंगनीज है गाइस, मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25 में से यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब इसने कितने लूज किए 2 किए, जब 2 लूज करेगा तो इसके पास भी कितने बचेंगे 23। तो दोनों के पास गाइस यहाँ पे बराबर इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 23 इलेक्ट्रॉन है, आयरन 3 पॉजिटिव के पास और मैंगनीज 2 पॉजिटिव के पास। इसका मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कब सेम होगी, जब उनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सिंपल बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह क्वेश्चन गाइस बहुत बार आएंगे टीजीटी के एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉन। गाइस फिर से देखो वो क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है, नॉन मेडिकल के 2019 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। गाइज यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, आपको बोला है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब यही होता है कि जिसकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। आइस होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक अर्थ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 जो आंसर है यहाँ पे राइट है, लेकिन एग्जाम में आपको पता है ओनली 1 होगा, अर्थात जैसे इसका जो राइट आंसर मैं पहले बता दूँ वो ए और सी है। आपको क्या करेगा एग्जाम में, जो यही क्वेश्चन आता है कई बार, तो मतलब एक ऑप्शन कुछ और डाल देगा यहाँ पे, समझे ना। तो क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन बहुत 2-3 बुक से हमने आपके लिए अरेंज करके लाए हैं, तो कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, तो मैं आपको बता दूं इसके 2 आंसर राइट है। अब मैं बताता हूं कि क्यों ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। गाइज अगर हम पहला ऑप्शन देखें, यहाँ पे Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव है। आपको पता है कि Na का जो एटॉमिक नंबर वो 11 होता है, इसमें +1 चार्ज लगा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना बचेगा इसके पास 10 बचे। यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव है, आप जानते हैं कि जो Mg है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 में से इससे 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज लगा है, तो इट मीन्स कि 12 में से जब 2 लूज करेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। इसके पास भी 12 था ना, तो 10 बचेगा, तो दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये आइंस। उसी तरह जो सी ऑप्शन है गाइस, सी ऑप्शन में भी आप यही चीज़ देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास दिया है सोडियम में 1+ चार्ज लगा है, 11 है, 11 से एक इसने लूज के कितना बचेगा 10 बचेंगे। उस तरह जो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है गाइस, यहाँ देखो गाइस इसको ढंग से समझना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। अब 8 है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, 2 नेगेटिव। जब नेगेटिव होता है तो गाइस इसका मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, अर्थात उसके 2 इलेक्ट्रॉन और आए हैं। तो 8 था इसके पास पहले एटॉमिक नंबर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में 2 आए, तो 2 के आने के बाद कितना हो जाएगा 10, तो इसका भी 10, इसका 10, इसका मतलब ये भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये दोनों हो जाएंगे ए और सी, चूंकि एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन होगा, मतलब एक ही राइट ऑप्शन होगा, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन एग्जाम में गायब होगा। गाइस आइसो इलेक्ट्रॉनिक ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में जरूर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। गाइज आपको पता है कि डी ब्रॉगली ने जब कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन भी ड्यूल नेचर शो करता है, जैसे लाइट करती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो उसके बाद उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है जब वो ट्रैवल करेगा, जो वेव नेचर होगा उसका, तो उन्होंने एक वेव लेंथ कैलकुलेट की थी, और उस वेव लेंथ का फॉर्मूला क्या था, तो गाइज वो ये था लैम्डा = h/mb। लैम्डा जो वेव लेंथ थी उसका रिलेशन ये था, ये कोई याद रखना है, कुछ कई बार जो है टेट के एग्जाम में खासकर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप थी, या जो डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया था उनकी वेवलेंथ क्या थी, तो वो h/mv था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स फॉर 4d ऑर्बिटल इज। गाइज फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया, स्फेरिकल नोड पूछा है, स्फेरिकल नोड्स को ही गाइज रेडियल नोड कहते हैं, ये आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में रेडियल नोड्स था। 2 तरह के नोड्स होते हैं, एक रेडियल नोड होता है, एक एंगुलर नोड्स होता है। गाइज जो स्फेरिकल नोड्स है, स्फेरिकल नोड्स को ही रेडियल नोड्स कहते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। गाइज इसका फॉर्मूला जिसे आपको बताया क्या होता है, n-l-1 होता है, तो यहाँ सिंपल है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4d ऑर्बिटल है तो 4 हो जाएगा, माइनस d के लिए आपको मैंने जैसे बताया l की वैल्यू कितनी थी 2 होती है, -1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस यहाँ ये बन जाएगा -3, 4 में से 3 निकाले कितना बचा 1, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी 1। कुछ नहीं गाइज यार, इस क्वेश्चन को डालने का मकसद मेरा यहाँ पे यही था, क्योंकि आप स्फेरिकल नोड बोल रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्फेरिकल नोड बोला ये क्या चीज़ है। तो स्फेरिकल नोड्स गाइज कुछ नहीं है, वो रेडियल नोड्स का ही दूसरा नाम स्फेरिकल नोड्स है, आपको इतना ही याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 3s1 शोज। इनमें से मतलब सिंपल पूछा कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपके लिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखने की कितने हैं। यहाँ पे 2 है, 2 2 4 5 4 9 1 10। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है वो है 5 2 7 2 9 1 10। और आपको पता है जो 10 है गाइस, 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, तो नियॉन है। नियॉन एक जो गैस है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 10 है, तो अगर नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 10 है। पिछली बार मैंने आपको लेक्चर में वीडियो चीज़ बताई थी कि जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि नियॉन किस में दिया, तो नियॉन यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन, मतलब कि जो नियॉन की एक्साइटेड स्टेट है उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज। गाइज आपको यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव बोला तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो इसके एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा, 27। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 27 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपने देखना कि इस नीचे वाली ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी ऐसी है जिसकी 27 होगी। तो यहाँ पे जानते हैं सब में, और आर्गन 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 दिया है। आर्गन एक नोबल गैस है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 18 होता है। तो गाइज 18 के बाद आप कैलकुलेट सिंपल करेंगे जी। यहाँ पे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 9 दिया है, आगे 3D9 है जो 3D ऑर्बिटल है, क्योंकि आप पता ही है जब ऑर्गन के बाद 3D ऑर्बिटल फिलअप होता है तो 3D9 है, अर्थात कि 18 प्लस जब 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 27 बच जाएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किसकी हो जाएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव की, अर्थात कोबाल्ट की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ डम्बल वल शेप। गाइज मैंने पिछले कल बताया था कि जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो क्या बताता है, वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की जो यहाँ पे गाइज पूछा कि डम्बल शेप किसकी है, तो डम्बल शेप जो होती है वो पी ऑर्बिटल की होती है। आपको मैंने बताया था कि जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, डी ऑर्बिटल की डबल डम्बेल होती है और पी की डम्बल होती है। और अगर आपसे एफ की पूछे तो आपकी गाइज कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, कॉम्प्लिकेटेड शेप, या कुछ बुक्स में इसको 8 फोल्डेड शेप भी बोलते हैं, 8 फोल्डेड शेप। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज। गाइस फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलो अब हो गया तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैंने पहले भी बताया था जब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा हो, अगर शेल की बात हो तो सिंपल आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन स्क्वायर के, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा कि सब शेल मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, तब आपने कौन फॉर्मूला लगाना था, 2l+1 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस। गाइज आपको पता है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसी को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये क्या डिफाइन करता है, ये करता है ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। गाइज आपको पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है एलसीएम इसको लेते हैं, और ये क्या बताता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन का जब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज। गाइज ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पीछे जो लगेगा वो लगेगा n+l रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज ये, और इसको यहाँ पे ढंग से समझना है। ये बहुत तरह से एग्जाम में अलग अलग तरीके से आ सकता है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा l+n रूल वाला। गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि किस जो ऑर्बिटल यहाँ पे किसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे होगा गाइज, सबसे पहले यहाँ पे पूछा है 5p, तो 5p की जब आप एनर्जी देखिए इसकी एनर्जी कितनी है, तो इसके लिए n+l रूल लगाएंगे। 5p है तो 5p के लिए 5 प्लस p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है p के लिए वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका कितना आ गया 6 आ गया, तो इक्वल टू 6 आ गया। उस तरह तो यहाँ जो सी 6s है गाइस, 6s के लिए क्या हो जाएगा, 6+s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 6+0 यानी कि 6 आ गया। तो गाइज इसी तरह से आ गया 4f और 5d के लिए भी देखेंगे। तो इन 4f और 5d जो है गाइज, इनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, मतलब इस तरह 7-8 आएगी, इस तरह से ज़्यादा आएगी। तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियस है कि इसका जो ये सीक्वेंस है गाइज, ये यही बन जाएगा बी ऑप्शन। गाइज आपने ये एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि जो 5p है, 5p की वैल्यू भी कितनी आई 6 आई, और 6s की वैल्यू भी 6s आई। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 5p की वैल्यू कम है, 6s की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि मैंने बताया कि जिसका समझो ज़्यादा आता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो गाइज याद रखना, जब इन दो में टाई हो जाता है, मतलब जब ये दोनों, ये कॉन्सेप्ट क्योंकि दोनों इक्वल आ गए, अब ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा, तो इसको फेल से बचाने के लिए हम क्या देखते हैं कि जिसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो गाइज n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 है, तो ज़्यादा मतलब बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है, मतलब ज़्यादा n की वैल्यू किसकी है, तो 6s की है, तो जाहिर इसके बाद है 6 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो शायद आप समझ रहे हैं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। यहाँ पे जो 4f है, 4f वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4f के लिए कितनी होती है वैल्यू, तो f के लिए हो जाती है वैल्यू 4, तो इसका हो जाएगा 4+8
सॉरी गाइस, थोड़ी गलती होगी यहाँ पर। एफ के लिए वैल्यू 3 होती है, तो ये आ जाएगा 4F के लिए क्या हो जाएगा 4 + 3, तो ये 7 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5D है, 5D के लिए क्या बन जाएगा 5D, 5 + D के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो ये बन जाएगा 7। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगा। तो आपने ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है, तो वो ये है, क्योंकि यहाँ पे भी टाई हो गया, टाई में आपने देखना है 4F और 5D में बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है, तो 5D का है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वो 5D की होगी। गाइज आप कन्फ्यूज ना हो इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी है यार। आपने सिंपल n+l रूल लगाना। अगर n+l रूल भी टाई होता है जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ, तो आप उसके बाद देखेंगे कि जिसका n बड़ा है, यानी कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, तो वो उसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर आप और ऑप्शन को यहाँ पे चेक करें, तो जो इसका ऑर्डर दिया है तो ये गलत होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर। फिर से ये क्वेश्चन आ गया गाइज, ये बार बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने पूरे चैप्टर में कुछ नहीं आता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तब भी आप इसको बड़े ही आराम से कर सकते हो। आपको क्या कर बोला है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है गाइज 9। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो 9 के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ O2 नेगेटिव है, O की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर वो 8 होता है। 2 नेगेटिव लिखा कि 2, अर्थात कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो 8 + 2 10 हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ए जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम नंबर n = 2, L = 1 रिप्रेजेंट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता है n की वैल्यू 2 है, तो आप सिंपल 2 लिखेंगे। L की वैल्यू 1 होती है गाइज। मैं अभी इसी लेक्चर में कम से कम आपको 4-5 बार ये चीज़ बताई है कि L की वैल्यू जो है किसके लिए होती है, P के लिए 1 होती है। एक बार फिर से बता दूं, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। इस तरह से आपने याद रखना है। तो यहाँ पे सिंपल N के लिए 2 है, L के लिए 1 है, तो मतलब 2p आ जाएगा। तो कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, 2p ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना गाइस। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप हमारा यार जरूर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर देख लें, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइन हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। गाइस सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि दरअसल पूछा किस एलिमेंट का है। आर्गन का मैंने भी जैसे बताया एटॉमिक नंबर 18 होता है, आर्गन एक गैस है। तो यहाँ पे 3d6 मतलब 18 तो पहले है, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन और है, मतलब 18 6 कितना हो गया टोटल 24। तो आपने देखना कि इन नीचे वाले ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 बन रही है। तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे निकल है। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। 28 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 25 बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। बी है मैंगनीज। मैंगनीज का होता है 25, तो 25 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो कितने बचेगा 22, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आयरन। आयरन का 26 होता है, तो 26 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 23, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। कोबाल्ट का गाइज एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 में से जब आप 3 पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो कितना बचेगा आपके पास, सिंपली बचेगा 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ड्यूट्रियम न्यूक्लियस कंटेन्स। गाइज आपको पता है कि जो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, उसमें जो ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस आयन विल रिसेंबल्स दैट ऑफ। रिसेंबल होता है सेम, मतलब सिमिलरिटी। जो हीलियम प्लस आयन है वो किसकी तरह लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, तो वो गाइज हाइड्रोजन की तरह शो करता है। क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन एटम है और हीलियम प्लस एटम है, हीलियम प्लस एटम का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। जब वो हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर भी, मतलब इसके में भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसके में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसलिए जो उसका लाइन स्पेक्ट्रम है वो सिमिलर हो जाता है, मतलब उसमें रिसेंबलेंस आ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम और आयन कैन बी डिफाइंड बाय। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ऑफ वाउ प्रिंसिपल तो बताता ही है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होनी चाहिए, मतलब पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा। जैसे 2s है वो पहले भरता है, 2p बाद में भरता है, n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो ये एफ वाउ ने बताया था। हुंस रूल ने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की चारों क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल के लिए सेम नहीं हो सकते, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसी भी एटम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबशेल फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक नंबर 26। आपको बोला कि जो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, आपको पता है सबसे पहले यही चीज़ होनी चाहिए कि जो आयरन है, भी हमने पहले भी डिस्कस किया था, आयरन जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है। आपको आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर आपको देखना है कि उसका 3D ऑर्बिटल में
सॉरी 3D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले आप इस तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी, आर्गन की कितनी होती है 18, 18 के बाद इसमें जो 3D या 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 6 हो जाएंगे। तो इस तरह 18 से 24 हो गए। और गाइज इससे पहले जो है 4s ऑर्बिटल भरा जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 24 2 26। तो गाइज जो 3D ऑर्बिटल है 3D ऑर्बिटल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है गाइज। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं 10 क्यों नहीं लिया कि सॉरी 10 नहीं गाइज 8 क्यों नहीं लिया, तो गाइज वो 8 इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप जानते हैं कि जो 4s ऑर्बिटल है वो 3D से पहले फिलअप होगा, तो इसलिए 4s में पहले, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो उसने पहले ही वो अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब 3D के पास तो 6 ही बचेंगे ना, तभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसी होती है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ और बताई थी कि जो क्रोमियम है और जो कॉपर है, इस सीरीज़ में क्रोमियम और कॉपर ये इसका 24 होता है एटॉमिक नंबर, और कॉपर का 29 होता है। इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव आयन इन द ग्राउंड स्टेट इज। गाइज यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया फिर से, आयरन का 26 होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज लगा तो मतलब 23। आपने देखना कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में जो है आर्गन के बाद 3D 5 बोला है, तो 18 18 5 23, तो जो यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है लेकिन मैं आपको इसको समझा दूंगा। इसको डालने का मकसद मेरा ये है क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में जो TGT नॉन मेडिकल 2020 में एग्जाम हुआ है वहाँ से ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था। आपको बोला था गया था, और क्वेश्चन इसी तरह का था कि इन 4 ऑप्शन में से मतलब एक दिया था एक एलिमेंट, उसमें पूछा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, उनका नंबर बताओ कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन है गाइज ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही था सेम। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नीचे है इनमें से बताना कि कितने इलेक्ट्रॉनिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच केस, मतलब इन चारों में से कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर अनपेयर्ड है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए ऑप्शन देखेंगे, मैंगनीज है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है, 25 में से 4 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 21, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 21। तो गाइज यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये 3p6 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, क्योंकि 3p6 तक जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये आर्गन की है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जब आप जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा। जैसे 2 2 4 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। तो आपने यहाँ तक बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो आगे बचा 3d3 मतलब 18 3 21। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, पहले ऑप्शन में 3 बचेंगे। उसी तरह जब आप सेम कॉन्सेप्ट नीचे वाले में भी लगाएंगे तो पहले ऑप्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और सी ऑप्शन में कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, और डी ऑप्शन में कितने होंगे गाइज, तो डी ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे 3d10 पूरा फिलअप है। गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो डी सब शेल है, जो डी सब शेल में हाईएस्ट 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 10 के 10 पूरे फिलअप है। तो अनपेयर्ड मतलब जो पेयर्ड नहीं है किसी के साथ, मतलब ऑड टाइप इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 0 होंगे। तो गाइज आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप फिर भी अभी तक नहीं समझे तो आपको मैं बता दूं, यहाँ 3p जो है ना गाइज, यहाँ पे 3p जिस भी ऑप्शन तक है यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो ऑर्गन की गैस, ऑर्गन जो एटम है, ऑर्गन जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको इससे बिल्कुल वास्ता नहीं है। तो आपने यहाँ से आगे देखना सिंपल, जैसे पहले ऑप्शन में 3d3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए इसके पास तो 3 हो जाएगा, आगे में 5 बचे तो इसका 5 हो जाएगा, नेक्स्ट में 4 बचे तो इसका 4 हो जाएगा, और अगले में तो कुछ बचा ही नहीं है, 3p6 तो भरा हुआ है, उसके अलावा 3d10 भी भरा है, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बैलेंस, तो 0 हो जाएंगे। तो गाइज ये थे हमारे आज के MCQ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। अगर हमारा आपको हमारी मेहनत, हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपकी राय चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह की भी आपकी राय है उसको कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का हमें बहुत ही इंतज़ार रहता है, और अगर आपका पॉजिटिव कमेंट होगा तो वो हमें बहुत ही एनर्जी देता है। गाइस हमारे कुछ एक फ्रेंड है, कुछ एक साथी है, उनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी हमने उतनी सक्सेस हासिल नहीं की है। धीरे धीरे जब हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा तो हम आपका नाम भी लेंगे कि जो जिस तरह का कमेंट हमें करेगा, क्योंकि आपके कमेंट यार हमें बेशुमार प्यार या बेशुमार जो सपोर्ट है वो हमें महसूस होती है आपके एक पॉजिटिव कमेंट से। हम ऐसा नहीं कहते कि आप जो आप हमारे जो खामियां ना निकालें, खामियां भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमारी नेगेटिविटी या अगर हमारा इवैल्यूएशन करके आप बताते हैं कि आपकी ये चीज़ सही है,
नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, तो हम उस चीज़ को सुधारने का भरपूर सहयोग करेंगे। तो गाइज़ यार ये थी आज की वीडियो। तो प्लीज़ यार अगर आप नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया और हमारी टीम के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो होगी हमारा चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।